हरिओम भूयांशी नमांशी। वास्तुशास्त्र लोकोपयोगी वैदिक विधाओं में एक प्रमुख शास्त्र है। इस शास्त्र की प्रमुख विशेषता यह है कि गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के साथ साथ पंच महाभूतों से तालमेल बिठा करके इस प्रकार के भवन का निर्माण करना या इस प्रकार के भवन निर्माण करने की एक प्रविधि तैयार करना, जिससे वहां रहने वाले और और काम करने वाले लोगों का तन मन एवं जीवन स्फूर्तिमान रहे। वस्तुतः मानव मात्र के लिए अपना आवास और कार्यस्थल इस प्रकार होना चाहिए जहां वह अपने सभी कार्यों को करने में अनुकूलता का अनुभव कर सके। इसी बात को दृष्टिगत करते हुए वास्तुशास्त्र में भूमि का चयन, उसकी गुणवत्ता, भूखंड के आकार, उसके गुण दोष, आवास एवं व्यावसायिक वास्तु में विभिन्न कक्षों का निर्माण, धार्मिक वास्तु का निर्माण, जलाशय निर्माण, गृहारंभ एवं गृह प्रवेश के मुहूर्तों का विचार आदि किया गया है। वास्तुशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, आप जानते हैं, वैदिक चिंतन में वास्तुशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय संपूर्ण भूमंडल ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व है। कोई भी निर्मित परियोजना जो हम देख पाते हैं, सभी वास्तुशास्त्र के या वास्तु विषय के अंतर्गत आते हैं। वास्तु शब्द का अर्थ सामान्यतः आवास होता है, किंतु पाणिनि के अष्टाध्यायी में वास्तु शब्द की परिधि में भूमि और गृह दोनों आते हैं। अमरकोश में वास्तु का वास योग्य भूमि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हलायुध कोश में इसका कुछ सूक्ष्म विचार किया गया है। वहां वास्तु शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है तो उसका अर्थ वास योग भूमि है, और जब नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग हुआ है तब उसका अर्थ वास योग्य गृह है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वास्तु की परिधि इससे बहुत अधिक विस्तृत है। वह गृह, वास योग्य भूमि, बगीचा, सेतुबंध, तालाब और किसी भी प्रकार के आधार को वास्तु के नाम से परिभाषित किया गया है। वास्तुशास्त्र में प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किस तरह से किया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक शक्तियों का अक्षुण्ण भंडार वास्तुशास्त्र में एनर्जी की अधिकता तथा उसके बैलेंस के लिए आवश्यक है। प्रकृति की शक्तियां अनंत हैं, जिसके माध्यम से सृष्टि, विकास एवं प्रलय की प्रक्रिया चलती रहती है। इस अनंत शक्तियों में से वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से प्रकृति की 3 शक्तियों का उपयोग करता है, जिसको क्रमशः गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यह शास्त्र प्रकृति की अन्य शक्तियों को नकारता नहीं है, किंतु इनकी दृष्टि भवन निर्माण और उसमें रहने वाली प्राणियों तक ही सीमित है। अतः यह भूमि एवं उसके आसपास में विद्यमान उक्त 3 शक्तियों पर मुख्य रूप से विचार करता है। सर्वप्रथम हम यहां पर गुरुत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ही 5 गुण होते हैं और इसका विशेष गुण गंध है, उसी प्रकार पृथ्वी में 2 प्रकार की शक्तियां भी होती हैं, जिनको चुंबकीय शक्ति और गुरुत्व शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुरुत्व शक्ति या गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है पृथ्वी में आकर्षण शक्ति, जिससे वह अपने ऊपर आकाश में स्थित किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस सिद्धांत का सार एक शब्द द्वारा यदि जाना जाए तो उसका नाम गुरुत्व है। गुरुत्व का अर्थ होता है भार वाला। जिस चीज में जितना वजन या भार है,
पृथ्वी उस चीज को उतनी तेजी से अपनी तरफ खींचती है। उदाहरण के लिए, किसी मकान के ऊपर की छत से समान आयतन वाला एक पत्थर का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा और थर्मोकोल का टुकड़ा एक साथ फेंका जाए तो सबसे पहले पत्थर का टुकड़ा, उसके बाद ईंट और सबसे बाद में थर्मोकोल का टुकड़ा धरती पर गिरेगा, क्योंकि थर्मोकोल के टुकड़े से ईंट के टुकड़े में और उसके पत्थर के टुकड़े में वजन ज्यादा है, और जिसमें वजन ज्यादा है उसको धरती अपनी आकर्षण शक्ति से तीव्रतर वेग से अपनी ओर खींचती है। धरती की यह गुरुत्व शक्ति न केवल इसके ऊपर बढ़ने वाले मकानों को स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करती है, अपितु यह हमारे जीवन की समस्त क्रियाकलापों को भी गतिशीलता प्रदान करती है। मान लिया कि पृथ्वी में गुरुत्व शक्ति ना होती तो यह संसार कैसा होता? उत्तर स्पष्ट है। इस संसार में अंतरिक्ष जैसी गति शून्यता होती और नगर, गांव, बस्तियों एवं भवनों का निर्माण संभव नहीं होता। वास्तुशास्त्र ने भूमि की इस गुरुत्व शक्ति को ध्यान में रखकर ही भवनों के अस्थायित्व का वर्गीकरण किया है। इस विषय में इस शास्त्र में 4 प्रकार के मकानों का विधान किया गया है, जिसको क्रमशः झोपड़ी या पर्णकुटी, मिट्टी से बने कच्चे घर, ईंट चूने से बने पक्के घर तथा पत्थर से बने पक्के घरों के रूप में हम जानते हैं। आप जानते हैं कि अस्थायित्व, परिणाम एवं रख रखाव की दृष्टि से झोपड़ी से कच्चे घर, उससे ईंट के घर और उससे पत्थर के घर उत्तरोत्तर अधिक टिकाऊ, सुविधाजनक और दीर्घकाल तक चलने वाले होते हैं। कुछ आचार्यों ने आवास के लिए 5 प्रकार के मकानों का वर्णन किया है, जिसको क्रमशः घास फूस, झोपड़ी या पर्णकुटी का मकान, लकड़ी से बने छोटे मकान, मिट्टी छप्पर खपरेल से बने कच्चे मकान, ईंट चूना एवं सीमेंट से बने पक्के मकान तथा पत्थर से बने मकान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन सभी प्रकार के मकानों में उत्तरोत्तर अस्थायित्व का कारण यह है कि इस मकानों के निर्माण में जिस सामग्री का उपयोग किया गया है उसमें उत्तरोत्तर भार घनत्व अधिक है। जैसे बांस, बल्ली और फूस की लकड़ी आदि से बने मकान, ईंट और खपरेल से बना मकान, उसमें ईंट चूना सीमेंट आदि तथा पत्थर से बना मकान क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक वजन और घनत्व के कारण वह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। परिणामतः इनसे बनने वाले मकानों में टिकाऊपन और सुविधा भी अधिक होती है। कारण स्पष्ट है, जो चीज जितनी ठोस होती है उसका वजन जैसा होता है, उस पर गुरुत्व शक्ति का प्रभाव भी उसी के अनुपात में होता है और उसके अस्थायित्व को बढ़ावा देता है। इस शास्त्र में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का उपयोग मानव निर्माण की सामग्री मात्र से ही नहीं किया गया है, अपितु भवन निर्माण के लिए भूखंड की मिट्टी के घनत्व की जांच में भी किया जाता है। उदाहरणार्थ, वास्तु ग्रंथों में खात की विधि का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं, यदि भवन निर्माण के लिए खुदाई करते समय भूमि में दीमक, अजगर भूसा, हड्डी राख, इस तरह का कोई विजातीय पदार्थ, लोहा, खप्पर आदि मिले तो वहां पर आवास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भूमि का घनत्व कम है। जिस भूमि का घनत्व कम होता है वहां पर बना मकान टिकाऊ नहीं होता। भूखंड की मिट्टी में इन चीजों के मिलने से यह स्पष्ट होता है कि वह मिट्टी ठोस नहीं अपितु पोली है। जहां मिट्टी पोली हो वहां मकान बनाना अपने जीवन को संकट में डालने के समान है। इसलिए वास्तुशास्त्र के सभी आचार्यों ने खात की विधि के माध्यम से, धरातल और भवन निर्माण की सामग्री के माध्यम से घर के ढांचे के अस्थायित्व का विचार करते हुए भूमि की गुरुत्व शक्ति का समुचित उपयोग करने का शास्त्रीय प्रयास किया है। धन्यवाद। पुनः मिलाएंगे। अगला विषय होगा चुंबकीय शक्ति। घर में चुंबकीय शक्ति का प्रभाव कितना अनुकूलन रखता है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।